दिया था कि वो शादी बिना किसी तामझाम के एकदम सिंपल साधारण तरीके से करना चाहता था। दादू उसकी जिद समझ गए थे और इसी सिलसिले में उन्होंने तुरंत माथुर्स को फोन मिला दिया और चिराग की ख्वाहिश बता दी कि वो शादी बड़े ही सीधे साधारण तरीके से करना चाहता है। पहले तो माथुर साहब थोड़ा सोच में पड़ गए, फिर अपनी स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए बोले, हाँ आहूजा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जैसा आपको और चिराग को ठीक लगे। दरअसल मेरी बच्ची भी काफी शर्मीली है ना, तो सब कुछ अपनों के बीच हो जाए वही बेहतर है। आपने ये एकदम ठीक किया। सारी बातचीत के बाद दोनों ने फोन रख दिया। हालांकि फोन रखने के बाद माथुर साहब का चेहरा थोड़ा उतर गया था, लेकिन फिर उनके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि एक तरह से देखा जाए तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। जितनी ज्यादा रस्में होती, जितने ज्यादा लोग होते, रूही के लिए परेशानी उतनी बढ़ जाती। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है। पलक झपकते ही 3 दिन निकल गए और आज वो बड़ा दिन था जब चिराग की शादी होने वाली थी। माथुर साहब बाहर की तैयारियों में लगे थे तो घर में दोनों माँ बेटी रूही को सेट करने में लगे थे। रोमा का बस चलता तो वो तो रूही का चेहरा सिर्फ पानी से ही धुलवा कर उसे भेज देती, मगर ऐसा करना उन पर भारी पड़ जाता। इसीलिए उसने बाहर से एक सस्ते से किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुलवा लिया था। रोमा ने रूही को इस मेकअप आर्टिस्ट के साथ तमन्ना के कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल पे बिठा दिया और तमन्ना को उस पर नजर रखने को कहकर कमरे से निकल गई। कमरे से निकलते हुए रोमा अचानक से वापस लौटी और तमन्ना को जोर देकर बोली, और बेटा देखो, तुम आज गलती से भी इस कमरे से बाहर मत निकलना। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो दारा को कॉल करना या मुझे बताना, मैं यहीं लाकर तुम्हें दूंगी, पर कमरे से बाहर मत निकलना। गलती से भी किसी ने देख लिया ना तो फिर तुम्हारे लिए भी मुसीबत बनेगी और मैं ये नहीं चाहती। एक बार इस जंजाल को यहाँ से जाने दो, फिर जो करना हो करती रहना। तमन्ना ने सर हिलाकर हाँ कर दिया। ये बोलकर रोमा कमरे से निकली और तमन्ना वहीं खिड़की के पास बैठकर बाहर के नजारे देखने लग गई। कुछ ही पल गुजरे थे कि तमन्ना ने देखा कि घर के मेन दरवाजे से एक के बाद एक 3-4 महंगी महंगी गाड़ियों का तांता लग गया। सारी गाड़ियां फूलों से लदी हुई थी और धूप की रोशनी पड़ने से टिमटिमा रही थी। ये सब देखकर तमन्ना की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे एक कुत्ते को हड्डी देखकर होती है। उसके मुंह से तो लार टपकने लगी थी। ये पागल लड़की अगले कुछ घंटों में इन सब की मालकिन बनने वाली है। हद है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुअर को जंगल का राजा बना दिया हो, जिसे वो डिजर्व तक नहीं करता। रूही की ऐसी किस्मत देखकर तमन्ना के दिल में तो जैसे आग लग रही थी, मगर फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि पैसा चाहे जितना भी हो, इस पागल के लिए तो अंधे के सामने झूमर लगाने वाली बात है। कौन सा इस पागल को उसकी अहमियत समझ आने वाली है। संभाले ये अपने उस बुझते चिराग को। मैं तो नमन के साथ शादी करके सीधा अब्रॉड चली जाऊंगी। जब से रूही के पापा उसे छोड़कर गए थे, वो हमेशा तमन्ना की उतरन पर जीती आई थी। उसके कपड़ों से लेकर प्लेट में छोड़े हुए खाने तक सब रूही को ही मिला था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि तमन्ना कैंची से काट काट कर कपड़ों की सूरत जानबूझकर बिगाड़ देती थी, ताकि आते जाते रूही को देखकर उसे हंसने का मौका मिलता रहे। लेकिन शायद आज किस्मत उस पर थोड़ी सी मेहरबान थी। गाड़ी में चिराग ने अपने सेक्रेटरी विनय को रूही के लिए भेजे गए शादी का जोड़ा और गहने पकड़ाए और अंदर देने को कहा। सर, आप नहीं चलेंगे? विनय ने पूछा। चिराग ने सर हिलाकर ना कर दिया। विनय ने एक बड़े थाल के ऊपर एक छोटा थाल रखा और अपने हाथ में लेकर गाड़ी से उतरा और अंदर जाके पकड़ा दिया। सारे कपड़े और जेवर देखकर तो तमन्ना का ऐसा मन ललचाया कि एक बार को लगा कि वो खुद ही ये सब पहनकर शादी को तैयार हो जाएगी। लेकिन वो तो हवा में अपने महल बनाने में लगी थी, इसीलिए खुद पर काबू कर लिया और वापस नमन के सपने देखने लगी। रूही अब सब कुछ पहनकर एकदम तैयार थी। वैसे तो हमेशा ही अच्छी लगती थी, लेकिन आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सादे सफेद मलमल पर जरी गोटा की कशीदाकारी कर दी हो।
कई कलियों वाले भारी घेरेदार लहंगे में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। गले में मोटा हैदराबादी चोकर और माथे पे बड़ा सा चांद टीका। उफ, रोमा तो उसे देखकर अपनी खाल नोच रही थी। उसका बस चलता तो उसका सब कुछ छीन कर अपनी तिजोरी में कस लेती। उसने मन ही मन सोचा, सुंदर तो ये लड़की तमन्ना से भी ज्यादा लग रही है, बस ये अपना मुंह ना खोले तो सब आराम से हो जाएगा। तभी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, बस 5 मिनट और, एक लास्ट टचअप दे दूं, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। तभी रूही एकदम से बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे पानी पीना है। ये बोलती हुई उसने इतना तेज का झटका दिया कि मेकअप आर्टिस्ट के हाथ हिल गए। रोमा ने चिल्लाकर कहा, चुपचाप पहले काम खत्म करवाओ, फिर पानी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे अब भी पीना है। रोमा रूही की ये हरकत देखकर घबरा सी गई। घबराती भी क्यों नहीं, वो मेकअप आर्टिस्ट रूही को अजीब नजरों से देखने लगी थी। रोमा ने तुरंत ही तमन्ना को पानी लाने भेज दिया, मगर तब भी मेकअप आर्टिस्ट ने हिचकिचाते हुए पूछ ही लिया, मिसेस माथुर, रूही की तबीयत तो ठीक है ना? रोमा ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली इसके पापा ने प्यार में इतना बिगाड़ दिया है ना इसे कि अब तक बिल्कुल बच्ची ही है। अब तो ससुराल वाले ही संभालेंगे इसके नखरे। इतने में तमन्ना पानी लेकर आ गई और रूही के हाथ में ग्लास पकड़ा दिया। रूही ने पानी का एक बड़ा घूंट लिया और पीते ही सारा का सारा पानी मिसेस रोमा के मुंह पर कुल्ले से छिड़क दिया। ये पानी नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए, एकदम ठंडा, कूल कूल। रोमा का तो गुस्से से सीना धधक गया था। वो एकदम से बोल पड़ी, कमीनी कहीं की। रोमा की गाली सुनकर उस मेकअप आर्टिस्ट के चेहरे पर एक बड़ा सा सवाल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वहीं रूही के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिख रही थी, जैसे उसने अपने साथ हुए 1000 जिल्लतों में से किसी एक का बदला ले लिया हो। दरअसल जिस दिन रूही के पापा इस दुनिया से गए थे, उसी दिन की बात है जब रूही रात अपने कमरे में लेटे लेटे बस अपने पापा की तस्वीरें देखकर रोए जा रही थी। तभी बड़े बेमन से रोमा अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए रूही के कमरे में गई। हालांकि उसका बस चलता तो वो उसे पानी तक को नहीं पूछती, लेकिन उसे डर था कि कहीं वकील रूही की कस्टडी उससे छीन ना ले। ऐसा करके वो रूही की दौलत अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो घूरते हुए रूही के पास गई और कलेजे में जहर रखकर बोला, लो रूही, दूध पी लो। रूही की पलकें अब तक भीगी थी। उसने लेटे लेटे ही कहा, मुझे नहीं पीना है आंटी, मेरा मन नहीं है। रोमा ने फिर से समझाते हुए कहा, रूही, अंकल ने कहा है बिना दूध पिए रूही को सोने मत देना, लो पी लो। रूही ने करवट बदलते हुए फिर कहा, नहीं आंटी, मुझे नहीं पीना दूध, मुझे बस पापा की याद आ रही है, मुझे पापा के साथ रहना है। उसने अपने पापा की फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाते हुए कहा। रोमा के सब्र का बांध टूटने लगा, मगर उसमें अब भी कुछ रुकावटें बाकी थी। इसीलिए उसने फिर कहा, जिद मत करो, मैं कह रही हूँ ना दूध पियो, फिर जो करना है करती रहना। आप सुनती क्यों नहीं? मैंने कहा ना मुझे अभी दूध नहीं पीना। रूही का इतना बोलना ही था कि रोमा का गुस्सा उसके माथे पर सवार हो गया। उसने दूध का गिलास कस के पकड़ा और छपाक से सारा गर्म दूध रूही के ऊपर उड़ेल दिया। दूध इतना गर्म था कि रूही जोर से चिल्लाई। रूही की गर्दन और दोनों हाथ गर्म दूध गिरने के कारण एकदम लाल हो गए। वो दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन रोमा वहीं सीधी चुपचाप खड़ी उसे देखे जा रही थी। उसका गुस्सा इतना बहरा हो गया था कि एक 15 साल की लड़की की चीखें नहीं सुन पा रहा था। शायद इसी बात का बदला रूही ने उसके मुंह पर पानी फेंक कर ले लिया था। रोमा का बस चलता तो वो वहीं उसका गला घोट देती, लेकिन वो मजबूर थी। इसीलिए उसने माहौल बदलते हुए रूही के सर पर उसका घूंघट रखा और गुस्से में दांत पीस कर कहा, अगर आज ये मेकअप वाली यहाँ नहीं होती ना, तो कसम से तुम्हें मैं जान से मार देती। शुक्र मनाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। रूही बड़ी बड़ी आंखों से रोमा को देखती रही और पानी पीते पीते उसकी सारी बातें गुटर गुटर सुनती रही। घूंघट डाल रोमा ने रूही को कंधे से एकदम दबोच कर पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आई।
दोनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगे। तभी रोमा धीरे धीरे उसे धमकाने लगी। ये मत समझना कि ऐसा करके तुम मुझसे बच जाओगी। तुम भले अभी अहूजास के घर जा रही हो, मगर भूलो मत कि तुम हमारे टुकड़ों पर पली हो। तुम इस घर की नौकरानी थी और हमेशा नौकरानी ही रहोगी, समझी? दोनों को सीढ़ियों से नीचे उतरता देख मिस्टर माथुर भाग कर गए और एक तरफ से रूही को पकड़ लिया और साथ में नीचे लेकर आने लगे। माथुर के आते ही रोमा ने गिरगिट की तरह अपने रंग बदल लिए और बोली, तुम समझ गई ना रूही, मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम शादी के बाद भले ही आहूजा खानदान की बहू हो जाओगी, पर तुम हमारे लिए पहले हमारी बेटी रहोगी, हमेशा। उसने फुसलाकर रूही को आगे कहा, और वहाँ ठीक से रहना, कोई बदतमीजी मत करना। चिराग की तरफ से तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? वरना मैं और अंकल दोनों तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि घूंघट में नीचे छुपकर वो रोमा की बेवकूफी पर लगातार मुस्कुराए जा रही थी। उसे इस बात की तसल्ली तो थी कि अब वो रोमा के चुंगल से निकल जाएगी, लेकिन साथ ही उसके दिल में इस बात की टीस भी थी कि माथुर साहब, जिसे वो अपने बाप की तरह देखती थी, वो उसकी शादी एक अंधे आदमी के साथ करवा रहे थे। रह रहकर उसके मन में बस एक ही बात उठ रही थी, मुझे लगता था आंटी मेरे साथ जो भी करे, माथुर अंकल मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं गलत थी। आखिरकार आज अंकल ने भी ये साबित कर दिया कि मैं उनके लिए इतनी भी मायने नहीं रखती जितना मैं खुद से सोचती थी। अगर मायने रखती तो वो मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कभी नहीं करवाते जो खुद बेसहारा हो। मैंने तो पापा के बाद हमेशा उनको ही अपने बाप की तरह देखा है। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी बेटी से इस तरह इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए रूही की आंखें भर आई। इन बातों का दर्द इतना था कि उसका कलेजा भारी हो रहा था। उसकी नजरों में जो माथुर साहब के लिए प्यार और इज्जत थी, वो घटकर अब मात्र चुटकी भर ही रह गई थी। रहती भी क्यों नहीं, जहाँ एक बाप अपनी बेटी की शादी में हर चीज छानबीन कर ठोक परख कर करता है, उसकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी की पूंजी लगा देता है। माथुर साहब ने अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगाई थी। उसका सर ढकने के लिए एक चुन्नी के पैसे भी अहूजास के घर से ही आए थे। रूही को तो अब इस बात पर भी शक था कि उसके बाप ने जो उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, उसमें भी सच्चाई थी या फिर वो भी सिर्फ एक झूठ ही था। रूही अब दुल्हन के जोड़े में सजी नीचे सबके सामने आ चुकी थी। सबकी नजरें सिर्फ दुल्हन पर ही टिकी थी। क्या रूही की शादी चिराग से हो पाएगी या तमन्ना पर ही भारी पड़ेगी उसकी खुद की चाल? आखिर चिराग अपने दादू से इतना कटा कटा क्यों रहता है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर।